देखिए नॉर्थ एक ऐसा है, आज के दिन में 3 लाख करीब वोट है, उसमें 1.5 लाख हिंदू का है, 1.5 लाख मुस्लिम का है। ये बात नहीं बोलना मैं हिंदू मुस्लिम बोल के, हम दोनों भाई भाई हैं। फिर भी मैं आपको इजीली समझ में आना वोटर को, पब्लिक को बोल के मैं ये बात यूज कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम बोल के। अब ये लोग क्या कर रहे हैं बोले तो कांग्रेस वाले का सिर्फ माइनॉरिटी माइनॉरिटी मुस्लिम मुस्लिम बोल के पकड़े तो पोलराइज कर सकते, वन साइड वोट हो सकता, जीत को आते बोल के उनका ख्वाब है। और बीजेपी वाला का क्या ख्वाब है बोले तो हम हिंदुत्व हिंदुत्व बोलेंगे, पब्लिक को डराएंगे, मुस्लिम ऐसे है ऐसे है, चुप बैठे तो आपको पाकिस्तान करेंगे, मैं छोटा मोदी हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ, पाकिस्तान नहीं बनाने देता हूँ। भाई हमारा कंट्री ये कितना बड़ा इकोनॉमिकली साउंड है, सोशली साउंड है, सेक्युलर है। वैसा मुस्लिम लोग खराब रहते थे बोले तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कितना 70 साल 75 साल हुआ, 75 साल में कितना करोड़ों मुस्लिम से कब तो झगड़े लड़ाई हुआ, क्या तो गलत काम किए कि हमारे को कंट्री से डिवाइड करने का, कुछ नहीं। सिर्फ बीजेपी वाले का नारा है मुस्लिम लोग पाकिस्तान बनाते बोल के हिंदू लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं और हिंदुत्व पे बेस पे वोट लेना चाह रहे हैं। मैं एक हिंदू आदमी हूँ, मुझे हिंदू भी होना मुस्लिम भी होना, मुझे दोनों जने का वोट होना, मैं दोनों का एमएलए बनना चाहता हूँ। मैं एक जने का कभी भी नहीं बनना चाहता हूँ एमएलए, मैं बने तो दोनों जने का एमएलए बनूंगा, नहीं तो नहीं। कौन एक जने का एमएलए बनाना चाह रहा है ना, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ना, उनके ऊपर मेरा धिक्कार है। वो लोग क्या करना चाह रहे बोले तो बीजेपी बने तो उधर माइनॉरिटी का काम नहीं होगा और माइनॉरिटी का एमएलए बने तो इधर हिंदू लोगों का काम नहीं होना, वैसे लोगों का माइंड में डाल रहे। मैं नॉर्थ पब्लिक को इतना बताना चाहता हूँ, आपका कैंडिडेट कौन ठहरे ना उसके बारे में पक्का जान लीजिए, जान के वोट कीजिए बोल के मैं बताता हूँ। आप कुछ जानने का नहीं हो तो मैं बताता हूँ कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, उनका कैंडिडेट क्या है और दूसरे कैंडिडेट क्या है बोल के। कांग्रेस कैंडिडेट आप देखिए, खमरुल साहब के वाइफ है, उन्होंने कहाँ तक पढ़े, सेकंड पीयूसी पढ़े, उनका एफिडेविट देखिए, इलेक्शन का है ना, उसमें एफिडेविट में देखिए सेकंड पीयूसी केस हुए। उनका कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी एक को फ्री सीट दिए अब तक, कार्यकर्ता को दिए कांग्रेस, क्या तो डिस्काउंट दिए, कुछ नहीं। सिर्फ उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों है बोले तो लूटने के लिए है, पब्लिक मनी, आपका मनी, गुलबर्गा नॉर्थ स्पेशली वोटर है ना, आपका मनी लूटने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। बट आप देखिए उन्होंने पीयूसी है और आपका एमएलए बनना चाहते हैं, क्यों भाई? आपका घर में बच्चे को पढ़ाना है तो अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, एक डिग्री पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा सेटल होना चाहते हैं आप बोल के सोचते हैं। बट आपका कैंडिडेट कैसा है बोल के आप भी जाना ना। ये कांग्रेस का एक फेस हुआ, मैं अभी एक फेस बताना चाहता हूँ बीजेपी का। बीजेपी का कैंडिडेट भी क्या पढ़े, कहाँ रहते, कितना पैसा है और क्या करना चाहते काम, वो भी सोचिए। उन्होंने करोड़ों रुपए, 200-400 करोड़ का आदमी है और उनका भी एजुकेशन 2016-17 में बीए डिग्री हुए सो है। कब उनका एज 35-36 था तब उनका बीए डिग्री रेशमी कॉलेज से हुआ है। रेशमी कॉलेज आप सबको गुलबर्गा के नॉर्थ और गुलबर्गा सिटी लोगों को पता है कि रेशमी कॉलेज बोले तो क्या बोल के। उन्होंने 2016-17 में बीए डिग्री पास किए सो बीजेपी कैंडिडेट 35-36 एज में। मेरा डिग्री इंजीनियरिंग 21 साल में हुआ है, सो 21 साल बोले तो डिफरेंस देखिए, 15 साल। उन्होंने 35-36 साल में डिग्री की है, मैं 21 साल में किया हूँ। कौन बोले तो आप क्या है बोल के डिसाइड कर सकते हैं। और बीए का डिग्री है वो भी रेशमी कॉलेज में है और उनका भी कई सारे इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, सब कुछ है। उन्होंने एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल के ओनर होते हुए उनका डिग्री रेशमी कॉलेज में होता 2016-17 में बोले तो आप सोचिए उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है बोल के। रही दूसरा बात, उनका भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। किसी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता को फ्री सीट दिए क्या, डिस्काउंट में दिए क्या, और एक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने का सोचे क्या बीजेपी कैंडिडेट ने तो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं। ये दोनों एक कॉइन का दो फेस है, हेड टेल, क्या गिरे तो भी दोनों में एक गिरता बोल के उनका सोच है। आप इतना सोचिए, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट दोनों
कमर्शियल करके आपका पैसे लूट रहे, किसी को फ्री नहीं दे रहे और वोटर को भी कुछ मदद करना, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना बोल के नहीं सोच रहे। उनका बिजनेस बना रहे, उनको कमा रहे, आराम से मजे में है। आदाब नाजरीन, वैशव गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ। जी हाँ, हमारा एक एपिसोड चल रहा है और इस एपिसोड में सियासी समाजी खिदमत के लोगों को हम आपके रूबरू कराते हैं। जी हाँ, इस खास एपिसोड में हम आपके रूबरू करा रहे हैं श्री शरण आईटी साहब, जो सियासत में काफी सारा तजुर्बा रखते हैं और आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। सर, हमारे इस एपिसोड में हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नमस्ते, सलाम। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवालों से पहले आपका मुख्तसर इंट्रोडक्शन हो जाए। सभी आवाम को मेरा नमस्कार और सलाम। मैं शरण आईटी हूँ। मैं एक सोशल सर्विस करता हूँ और मैं पहले बिजनेस कर रहा था और बिजनेस करता हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा आजकल मैं सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हूँ। क्यों बोले तो मैं ही मेरा प्रॉब्लम आए तब कोई नहीं आया मुझे, और मुझे सभी लीडर यूज़ किए उनके इलेक्शन में और उनका काम हासिल करके वो जीत के आने के बाद हमारे को फील हुआ कि वो लोग सिर्फ इलेक्शन में पब्लिक को यूज़ करते, यूथ को यूज़ करते, महिला को यूज़ करते, उन्हें कुछ करने वाले नहीं बोल के मैं ही ग्राउंड में उतर के आज सियासत में हूँ और खिदमत कर रहा हूँ, पब्लिक का काम कर रहा हूँ और काम करके बताऊंगा और आपके बीच में रहूंगा बोल के बोलना चाहता हूँ। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने सियासत में कब कदम रखा, यानी आपकी सियासी जिंदगी कब स्टार्ट हुई? मैं 2012 में बेंगलुरु में पढ़ रहा था MBA। तब अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था बेंगलुरु में। तब हम लोग सब कॉलेज से यूथ्स को अन्ना हजारे मूवमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए एक बड़ा मोमेंटम चल रहा था। कैसे बोले तो स्वतंत्र संग्राम चल रहा था ना, कब 1940s में, 40s में, वैसा ये भी चल रहा था। क्या बोले तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल बिल के लिए। वो टाइम हम सभी बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क गए, जाके धरना बैठे। तब से मैं इंस्पायर हूँ। कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। 1000 लोग MBA पढ़ते और कई लोग पास होते एवरी ईयर। मैं बेंगलुरु में आचार्य कॉलेज में पढ़ रहा था ना, उधर मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तभी मुझे लीडरशिप क्वालिटीज थे, बट वो सभी मूवमेंट में जाने के बाद, फिर बाद में गुलबर्गा आने के बाद, एक्टिवली इन्वॉल्व होने के बाद मैं एमर्ज होके आज आपके साथ में बैठा हूँ। सर, सबसे पहले आपकी सियासत में जो है, आपने एक पार्टी को चुना था 2017 में, जिसे आम आदमी पार्टी कहा जाता है। आपने 2017 में उस पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने के बाद फिर 2017 में आपने उस पार्टी को छोड़ा। पार्टी को छोड़कर फिर 2017 में बीजेपी को ज्वाइन किया। ये आम आदमी छोड़कर बीजेपी में जाने का रीजन क्या है? मैं 2012 से अन्ना हजारे मूवमेंट में था ना जी। बाद में गुलबर्गा आया मैं 2013 एंड को। मेरे एजुकेशन खत्म करके, जॉब करके, वो भी खत्म कर लेके आने के बाद 2014 से 2017 तक मैं 3 साल आम आदमी पार्टी गुलबर्गा में एक्टिवली काम किया। हमारे जगदीश बल्लारी जी उधर प्रेसिडेंट थे, आज भी है उन्होंने, बट उतना एक्टिव नहीं है। उनके साथ में काम किए। हमारा एक अच्छा सा टीम था यूथ्स। सभी अन्ना हजारे में मूवमेंट में भाग लिए। वो सबके साथ हम मूवमेंट है बोल के हम काम करते थे। बट बाद में क्या हुआ, वो पार्टी थोड़ा न्यूट्रल हुआ 2017 में। फिर हमारे एक फ्रेंड क्लासमेट IT सेल कर्नाटक में स्टेट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बोले नहीं, आप एक्टिवली है, अभी आम आदमी इनएक्टिव हुआ है, आप हमारा सहयोग देना, हमारा साथ काम करना बोल के बोले। ठीक है बोल के मैं उनके साथ ज्वाइन होके 2017 से 2021 तक बीजेपी पार्टी का IT सेल हैंडल किया गुलबर्गा जिला का। वो छोड़ के बीदर MP उनका इंचार्ज इलेक्शन किया मैं, बीदर लोकसभा इलेक्शन का। आज उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर है। वो कभी भी गए तो गर्व से उन्होंने बात करते, हम भी गर्व से बात करते। और गुलबर्गा का MP उमेश यादव है ना, उनका भी काम किए। लास्ट MLA इलेक्शन में अप्पू गौड़ा का किए, चंदू पाटिल का किए, मत्तीमोड़ का किए, सबका काम किए हम एक कैंपेन इंचार्ज बन के। सबको मैं कहाँ भी गए जान दो, मैं दिल लगा के काम किया हूँ और मेरा 100% एफर्ट रख के काम किया हूँ और करते आया हूँ। बाद में फिर आम आदमी में रीज्वाइन होके 2021 से 23 जनवरी तक फिर काम किया हूँ। अभी भी दिल लगा के काम किया हूँ। बहुत इश्यूज बनाया, होराट बनाया, मेरा सेल्फ को आइडेंटिफाई किया, पार्टी को मजबूत किया।
फिर आम आदमी वाले क्या किए, धोखा दे के बीजेपी के साथ गठबंधन किए अंदर से अंदरूनी। इसलिए हमारा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को मैच नहीं हुआ, फिर मैं छोड़ के न्यूट्रल बैठा था। हमारे को बैठने के बाद जेडीयू प्रेसिडेंट, जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट महिमा पटेल सर, JH पटेल माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने बुला के हमारे को बोले आप अच्छे होराटगार हैं, आप हमारा पार्टी में आके काम कीजिए बोल के बोलने के बाद उधर में ज्वाइन हुआ। उन्होंने मुझे MLA गुलबर्गा उत्तर विधानसभा का टिकट दे के चुनाव कंटेस्ट करने के लिए एक मौका दिए से है। सर 2021 की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में आपने बीजेपी को छोड़ा था, फिर 2021 में आपने फिर से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन हुए। ये छोड़ना फिर ज्वाइन होना, ये आपको या पोस्ट नहीं मिलने की वजह से या आपका अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखने की वजह से आपने फिर बीजेपी को छोड़ा आम आदमी पार्टी में। अब ये दोनों पार्टी को 3 साल में 4 साल में अपने तब्दील होते गए यानी बदलते गए, ये बदलने का रीजन क्या है? सबसे पहले भाई कभी भी देखिए, लालच आदमी कितना भी गालियां देन दो, क्या भी करन दो, उधर ही रहता लालच आदमी। हम लालच आदमी नहीं है, सीधा नेक आदमी है। और हमारे को क्या होता, ज्यादा नेक रहे तो आप बोलते ना सब जगह गवर्नमेंट ऑफिसर नेक रहे तो बार बार ट्रांसफर होता बोल के, वैसे हम कितना नेक रहते हैं ना, उतना पॉलिटिकल पार्टीज में ये होशियार है बंदा हमारे को खतरे बन सकते हैं बोल के साइडलाइन करने जाते, साइडलाइन करते। वही बीजेपी वाले किए साइडलाइन, वो साइडलाइन करने के बाद आज वो भुगत रहे क्या बोल के, शरण IT बोल के आज वो लोग भुगत रहे, भुगतते रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है। सर जहां जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल है, बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आपने काफी सारी पार्टियों को चेंज भी किया है। अब क्या जेडीयू जो पार्टी है, JDU, तो क्या इस पार्टी में भी क्या रहेंगे या फिर आपको और इस पार्टी को भी आप छोड़ देंगे? देखिए ये JDU मेरा लास्ट पार्टी रहेगा। क्यों बोल के भी बोलता हूँ मैं, जनता दल यूनाइटेड हम पार्टी को नहीं चुना, पर्सन को चुना हो। कौन बोले तो महिमा पटेल और नीतीश जी ने 18 साल से बिहार का CM है, एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं है उनका करियर पे। 18 साल से कंटिन्यू CM है, बीच में 1-1.5 साल दूसरे थे, बट 18 साल CM रहना उतना इजी बात नहीं है। एकदम अच्छा सरकार देते आए से है उन लोग बिहार में। और कर्नाटक में हमारा महिमा पटेल जी ना स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका भी लीडरशिप बिल्कुल साफ है। बिल्कुल उनके पिताजी भी माजी मुख्यमंत्री थे कर्नाटक सरकार के, JH पटेल, उनका भी सीधा साधा उनका पॉलिटिकल करियर था। उसके लिए मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है, पार्टी एकदम स्पेस देते काम करने के लिए। हाँ मैं काम करने का उम्मीद रखता हूँ, कभी भी काम करते रहूँगा। कौन काम करने का मौका देता है ना, मैं जरूर करूँगा। सर जब JDU की आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ में खास करके ये पार्टी से लोग वाकिफ नहीं है, इस पार्टी को लोग पहचानते नहीं है, तो कैसे आप नॉर्थ की पब्लिक से वोट की उम्मीद लगाते हैं? देखिए पहले शरण IT को पहचानते सभी, शरण IT, मेरा नाम शरण बसप्पा बोल के है, बट लोग मुझे शरण IT बोल के नाम रखे सो है, सभी शरण IT को पहचानते। मैं क्या भी बैठ देना एक वायरल होता और एजुकेटेड यूथ हूँ बोल के पब्लिक समझते, ईमानदार हूँ बोल के समझते ना। मुझे एक रात भी बस है, मैं JDU पार्टी से ठहरा हूँ बोल के बोलने के लिए। आप सभी सोशल मीडिया लोग हैं ना, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कि रातों रात सबको रीच होने के लिए और हम कैसे है क्या है बोल के बताने के लिए। सर आपका जो काफ़ी सारे बीजेपी में रहने के बाद काफ़ी सारी मालूमात आपको बीजेपी की, जहाँ जहाँ काम होते हैं बीजेपी के, काफ़ी सारे काम जहाँ जहाँ बीजेपी के होते हैं, आपको काफ़ी सारा तजुर्बा भी होगा कि बीजेपी का वर्क कहाँ किधर होता है। जो IT का जो लफ्ज लगा हुआ है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मैं समझता हूँ जब आप बीजेपी में शामिल थे आपको ये वर्ड, ये जो लक़ब मिला है, तो आपको बीजेपी में रहने की वजह से ही मिला, यानी बीजेपी में शामिल होने की वजह से मिला, जो आपको जाके पोस्ट दिया गया था। देखिए मेरा एजुकेशन BE कंप्यूटर साइंस है, MBA फाइनेंस मार्केटिंग है। हाँ मैं IT का एक्सपर्ट हूँ बोले तो सभी मेरा प्रोफेशन भी वही है, पॉलिटिकल करियर में वही कंट्रीब्यूशन दिए बोले तो इजी है। सभी क्या है, कौन सा शरण बोले तो IT का शरण बोल के बोलते ना, वैसे वो नाम गिरे से है। सर जब बीजेपी में आने से पहले ये लफ्ज को नहीं इस्तेमाल किया जाता, जैसे आपने बीजेपी में शामिल हुए, इस आपके नाम के आगे IT लगाया जा रहा है, तो इसका देखो नाम से भी ज्यादा काम बात करता। हाँ मेरे कहावत है,
दामदार होना क्या कामदार होना बोल के। आज का दिन में नॉर्थ में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट भी दामदार है, दामदार पैसे वाले हैं। हाँ, कितना उनका व्हाइट में 17 करोड़ दिखाए सो है, ब्लैक में कहीं 100 करोड़ प्रॉपर्टी है। और बीजेपी का भी है ना, दामदार है उन्होंने, कामदार नहीं। उन्होंने भी 100 करोड़ ब्लैक मनी है, व्हाइट ये 20 करोड़ दिखाए सो है। मैं कामदार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम करने का उम्मीद रखता हूँ। कभी भी 24 घंटा बुलाए आपके घर तक, मैं काम करके दिखाऊंगा, करते आया हूँ। इसलिए ये बुक फुल हुआ है, आप देखिए ये फुल बुक हुआ है। मैं काम क्या क्या किया सब पेपर में कटिंग से सब कुछ है। चुप मैं प्रोफाइल मेंटेन नहीं कर रहा हूँ और मेरा पूरा टाइम मैं पब्लिक सेवा में रखा हूँ। सर, जहां आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आपके अक्सर बयानों में देखा गया है, सुर्खियों में देखा गया है, आप ज्यादातर बीजेपी को टारगेट करते हैं। हालांकि बीजेपी के आप कार्यकर्ता भी आप कह सकते हैं। ये बार बार बीजेपी को टारगेट करना या खुद से करते हैं, या लोग, अक्सर लोग भी कहते हैं ना, लोग पीछे से लोग कहते हैं कि आप बीजेपी को टारगेट करोगे। आप बार बार बीजेपी को टारगेट करने का रीजन क्या है? देखिए भैया, कौन से भी आदमी भरोसा करके काम करता है। कई कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज बीजेपी को काम कर रहे हैं। काम करने के बाद, जीतने के बाद उनके लीडर्स का क्या है बोले तो सिर्फ कम्युनल बात करना, कम्युनिज्म फैलाना, कम्युनल होना और पैसे कमाना। 40% बोल लेना, 40% पैसे कमाना, रिश्वत लेना और बिल्कुल कई करोड़ों रुपए कमा लेना। हाँ, और आज भी देखिए कौन से तो कार्यकर्ता अच्छा घर बांधे क्या और अच्छा गाड़ी लिया क्या, अच्छा लाइफ लीड कर रहे क्या? नहीं, सभी कार्यकर्ता मैं बीजेपी का सामने सबके सामने बोलना चाहता हूँ, उनको डेली खर्चे के लिए तक भी पैसे नहीं रहता, फिर भी वो बीजेपी का काम करेगा। और उनका माइंड में बीजेपी वाले डाले हिंदुत्व और आप नहीं बचेंगे, बीजेपी को काम नहीं किए तो मुस्लिम ऐसा है बोल के टोटली कम्युनल पोलराइजेशन करके बीजेपी वाले कार्यकर्ता को मरा रहे, उनका पैसे खर्चा करा रहे, उनका एफर्ट ये करा रहे, किनको भी उनका करियर ग्रो होने नहीं दिए। सिर्फ लीडर ग्रो हुए, पैसा कमाए, उन्होंने सेटल हुए। मैं एक पढ़ा लिखा सो डबल ग्रेजुएट हूँ, सभी मैं अंडरस्टैंड किया, समझ लिया। मैं उधर रह के पैसा कमा सकता था, बट मेरे को दिल को खराब लगा वो लोग क्या कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ मैं आगे होके बताना है उनका सच्चाई क्या है सबको, पब्लिक को बोल के। इसलिए मैं बाहर आके उनका सच्चाई सबके पब्लिक के सामने बता रहा हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ बीजेपी को नहीं, मुझे टारगेट बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है। क्यों बोले तो मैं अभी भी ऑब्जेक्शन बीजेपी को भी करता हूँ, कांग्रेस भी करता हूँ। कौन क्या बोलते इलीगल करते, नहीं तो खराब है, और घर में बैठ के सियासत करते, फैमिली पॉलिटिक्स। कांग्रेस में देखिए कई 30 साल से उत्तर में फैमिली पॉलिटिक्स चलता है। हाँ, कौन कमर साहब थे, बाद में मैडम आए, हस्बैंड वाइफ पॉलिटिक्स चल रहा। वो छोड़ के बीजेपी वाले भी वही बोलते आए पीएम, मैं फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होने दूंगा, मैं कार्यकर्ता का पॉलिटिक्स करूंगा बोल के। फिर क्या किए, चंदू पाटिल को टिकट दिए, बाप एमएलसी है, बेटे को एमएलए टिकट दिए, और उमेश यादव एमपी है, उनके बेटे को चिंचोली से एमएलए टिकट दिए। हाँ, सब चोर है। हाँ, सीधा बोलना चाहता हूँ मैं, सब चोर है। हाँ, हमारे सर के यूथ्स को, आपके सर के यूथ्स को, आपके सर के यूथ्स को सामने बैठे सो पब्लिक में है सो किसी को लाइए, अच्छा आदमी को, काम करने वाले को अपॉर्चुनिटी दे दो। मैं अभी भी रेडी हूँ, मैं आज नॉमिनेशन डाल के लड़ रहा हूँ। आज एक नेक आदमी, अच्छा आदमी ठहर के उनको सपोर्ट करेंगे, वो जीतता, एमएलए बनता और पब्लिक का काम करता, पब्लिक का खिदमत करता बोले तो नॉर्थ में मैं रेडी हूँ, वो उनको सपोर्ट करके जिताएंगे। बट ये चोर लोग है ना, बीजेपी कांग्रेस, ये लोगों को जीतने नहीं देना है और फैमिली पॉलिटिक्स होने नहीं देना है। और दामदार सिर्फ नोट बिचड़ के, नोट दे के खरीद के वोट लेते ना, वो होने नहीं दूंगा। और एक ईमानदार आदमी जीत के आना बोल के मैं आपको, आवाम को भी बोलना चाहता हूँ। सर, जहां एमएलए कैंडिडेट आप हैं ऑलरेडी, आपने कहा जा रहा है, कहा गया, सुना भी जा रहा है कि आपको आम आदमी पार्टी से एमएलए कैंडिडेट सीट नहीं देने पर आपने जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप आम आदमी पार्टी में वर्क भी करे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आम आदमी पार्टी से भी नाराज हैं। देखिए, मैं कब आम आदमी छोड़ा बोले तो जनवरी में छोड़ा। टिकट कब अनाउंस हुआ, मार्च में आम आदमी पार्टी का अनाउंस हुआ।
क्यों मैं छोड़ा बोले तो जनवरी में बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से टाई अप करके स्टेट ऑफिस बेरर से बात करके डील करते बोले तो वो मुझे न्यूज़ पता लगने के बाद मैं कंफर्म कर लिया, सही बोल के लगने के बाद ये लोग हम हमारा खून पसीना एक करके काम किए और हमारा करियर नहीं देख के मैं काम किया तो जॉब किया तो 2 लाख सैलरी मिलता है मुझे महीना, वो सभी छोड़ के हम पब्लिक का सेवा में हैं और ये लोग हमारा पॉलिटिकल करियर में खेलते बोले तो हम कभी बरका ये नहीं करते हम बोल के पार्टी से निकल के आया था। मैं चुप घर में बैठा था, सब हमारा आम आदमी पार्टी के कौन कौन थे ना सभी छोड़े पार्टी, सभी बोले ऐसे जेडीयू पार्टी वाले डिस्कशन हुआ ना हम उधर जाएंगे बोल के सभी मिलके हम जेडीयू पार्टी को चुने सोए। सर आपने वाकई शहर गुलबर्गा में एक ऐसा काम भी किया था आम आदमी पार्टी में रहने के बाद, जिस तरीके से कॉर्पोरेशन कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो आपने वहाँ बहुत अच्छा काम किया था, गुलबर्गा वालों ने आपकी दाद भी दी थी। किस तरीके से आपकी ऐसी एक्टिविटीज जिस तरीके से आपने वो काम किया था वो उसका थोड़ा सा जिक्र। देखिए मैं कॉर्पोरेशन कमिश्नर को स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, एसीबी रेड रंगे हाथ पैसे लेने का पकड़ाया था। उसमें पकड़ने के बाद मैं होल रात 3 बजे तक एसीबी ऑफिस में था। सज्जाद अली इनामदार उन्होंने क्या किए फोन करके भाई आप पार्टी का नाम लो और पार्टी का नाम होता है आप पार्टी में है हमारे को अच्छा होता क्रेडिट मिलता, आप अकेला का नहीं पार्टी का भी नाम लो मीडिया में बोल के रिक्वेस्ट करने के बाद मैं पार्टी का नाम लिया हूँ और पार्टी को क्रेडिट भी मिला, मेरे को भी क्रेडिट मिला। हाँ वो छोड़ के वो लोग इसको मिस यूटिलाइज करने गए, इसलिए मुझे बहुत दर्द हुआ। हाँ बोले तो हम पब्लिक का सेवा में एक करप्ट ऑफिसर को पकड़े बोले तो दूसरे वाले गलत इस्तेमाल करते बोले तो मैं खत्ते वो नहीं होगा, क्यों बोले तो ये लोग करप्ट हुए आगे आम आदमी पार्टी बीजेपी से हाथ जोड़ के, वो नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी होने नहीं दिया। और ये कॉर्पोरेशन माजी कमिश्नर को मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था ना वो मेरा खुद का काम था, सिंगल हैंडेड। कभी भी आप पूछते रहते ना, सब जगह पूछते रहते शरण आईटी के आप अकेला घूमते अकेला आते क्या। हाँ आदमी क्या बोलते एक रहन दो 100 सरकार रहन दो बोल के वो कहावत ही है। हाँ 1 मैन आर्मी, मैं 1 मैन आर्मी हूँ, कहाँ भी बुलाओ मैं एक ही जने आता हूँ, आप कितने जने भी रहे तो मैं कुछ ये नहीं करता हूँ। हाँ मैं फेस करता हूँ और पक्का काम करके दूंगा और प्रॉब्लम भी हल कराऊंगा। सर गुलबर्गा की अगर हम बात करेंगे खास करके नॉर्थ की हो या साउथ की हो, ऐसे बहुत से मसाइल आपसे आएंगे, काफी सारे लोग भी आपको मिले होंगे, तो आपने किस तरीके से और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो बहुत पेचीदा मसले थे, मतलब हार्ड थे, जो आपने जिस तरीके से कॉर्पोरेशन में इस तरीके किया, ऐसे बहुत से एक्टिविटीज आपने की थी, तो और आप जनता को ताकि आपकी एक्टिविटीज के बारे में मालूम हो जाए। देखिए मैं कहाँ पे बोले तो नाडा कचहरी है, उसमें डेली 1000 एप्लीकेशन आता, सभी स्टूडेंट का कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, उधर भी 50-100 रुपए हर एप्लीकेशन को भ्रष्टाचार चल रहा था, ब्राइब चल रहा था। वो पता लगने के बाद मैं जाके स्ट्रिंग ऑपरेशन करके सभी को रंगे हाथ पकड़ के ये उधर लोकायुक्ता रेड करने लगाया और सब उधर बोर्ड बना के डाले, सो इधर करप्शन नहीं लेते, लिए तो पूछे तो हेल्पलाइन नंबर को फोन करो तहसीलदार बोल के उधर तक बोर्ड डालने तक मैं नहीं छोड़ा हूँ। उससे डेली हजारों लोगों को फायदा हो रहा। हाँ इससे मेरे को क्या होता, मुझे को मिलने का कुछ भी नहीं है, मन शांति मिलता, मन शांति मेरे को बस बहुत बड़ा है, क्या बोलते हैं ब्लेसिंग बोलते हैं। हाँ वो पब्लिक का ब्लेसिंग ही बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, मुझे वही करोड़ों रुपए है ब्लेसिंग। वो छोड़ के भी मैं गए 1.5 महीने पहले शू सॉक्स स्कैंडल को बाहर लाया था। 10 लाख करीब 10 लाख बच्चे को कर्नाटक में शू सॉक्स देने के लिए 132 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से रिलीज हुआ था। उसमें सभी हेडमास्टर, सभी बोले तो 90% ऑफ हेडमास्टर्स पैसे खा के 30-40% पैसे खा के गलत बोले तो लो क्वालिटी शू खरीदे थे। वो शू हम जाके टेस्ट करके वो भी स्ट्रिंग ऑपरेशन करके हम रंगे हाथ पकड़ने के बाद मैडम कौन बोले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर मैडम ऑर्डर करके वो लोगों को सस्पेंड भी किए, वो लोगों को नया शूज देने में सफल हुए हम, और 7 डिस्ट्रिक्ट का इंक्वायरी भी बैठे और रिपोर्ट भी रेडी है किनको किनको सस्पेंड होना बोल के। उधर तक हम काम किए, वो छोड़ के भी लेक का भी इलीगल काम चल रहा था वो भी रुका है। ऐसे कई सारे नए बोले तो एक 20 इंपॉर्टेंट काम किए सो है। एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, चंदू पाटिल कैंडिडेट है बीजेपी, उनका ऑफिस है गंज में, नेहरूगंज नगरेश्वर के बाजू, उधर का रोड नहीं था 20 साल से, वो रोड मैं किया हूँ कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट करके सोशल मीडिया में वीडियो करके। बाद में चंदू पाटिल उन्होंने फोन करके बोलते शरण हम करने का काम आप किए, मुबारक हो बोलते।
देखो भैया, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी कंटेस्ट किए। हाँ, आपको खुद का रोड बनाने का नहीं होता बोले तो आप पब्लिक का क्या करते? मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ। वो मैं फॉलो अप करके कमिश्नर को कंप्लेंट करने के बाद रोड हुआ है, मैं कहाँ भी आके बोलूंगा। हाँ, आप पब्लिक का क्या करते? सिर्फ आपका करना नहीं हुआ बोल के मैं बीजेपी कैंडिडेट को बोलना चाहूंगा। और कांग्रेस का कैंडिडेट भी, मैडम क्या कर रहे हैं? उन्होंने जाके कहाँ पे है? साउथ पे है, उनका घर नोबल स्कूल के पास है। नॉर्थ में क्या हो रहा क्या नहीं पूछते नहीं, देखते नहीं, सिर्फ इलेक्शन है तो आते हाथ जोड़ते वोट डालो वोट डालो वोट डालो, वो छोड़ के कुछ करने वाला नहीं, कुछ करते नहीं। और चंदू पाटिल भी है ना बीजेपी का कैंडिडेट, उनका घर भी खूबा प्लॉट में है, उन्होंने रहने वाले खूबा प्लॉट। नॉर्थ एरिया क्या है उधर, ये एरिया कैसा है बोले तो इधर खेड़े भी नहीं, इधर सिटी भी नहीं, बीच का सरका है बोले तो अभी हम बहुत फैसिलिटी से वंचित है एक सिटी के हिसाब से देखे तो। नॉर्थ उन्होंने भी खोबा प्लॉट में एक आयशा आरेमी बंगला में रहते, उनको क्या फायदा पता रहता कि इधर गरीब लोगों का क्या मसला है बोल के। सभी मैक्सिमम लोग 90% कौन कौन कंटेस्ट किए ना उत्तर में, बड़े बड़े पार्टी वो सभी दक्षिण में रहते। हाँ, इधर उत्तर में सिर्फ कंटेस्ट करके विन होके एमएलए होने आए, इसमें आपका सेवा करने नहीं आए। मैं आपका बीच में हूँ, इधर ही बम्बू बाजार में रहता हूँ, कभी बुलाए तो आधी रात आता हूँ। आप ये सोचिए हाँ कि आपके बीच में रहने वाला होना क्या, खोबा प्लॉट में रहने वाला होना क्या, नोबल स्कूल के पास रहने वाला होना क्या, उधर साउथ में रहने वाला होना क्या। नॉर्थ आदमी को चुना के लाइए, नॉर्थ के रहने वाले को चुना के लाइए, आपके बीच में रहेगा, आपका बेटा बन के रहेगा, आपका भाई बोल के रहेगा, आपका बाजू वाला फ्रेंड बोल के रहेगा, आपके बीच में रहेंगे। कभी भी कुछ भी मसले हैं तो इमीडिएटली आके अटेंड हो जाएगा, नहीं तो उन्हें आने तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं तो वो लोग बेंगलुरु में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, बॉम्बे में रहेंगे, वो लोगों का क्या उम्मीद रखेंगे आप लोग? मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ सर। धर्म, जब सियासत की बात करेंगे तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, मजहब के नाम पर राजनीति को लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भेदभाव भी अब की सियासत में देखा भी जा रहा है कि भेदभाव भी पहले तो नहीं हुआ करता था, अब भी देखा जा रहा है कि सियासत में धर्म के नाम पर सियासत किया जा रहा है और भेदभाव भी हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्थ एक ऐसा है, आज के दिन में 3 लाख करीब वोट है, उसमें 1.5 लाख हिंदू का है, 1.5 लाख मुस्लिम का है। ये बात नहीं बोलना मैं हिंदू मुस्लिम बोल के, हम दोनों भाई भाई हैं। फिर भी मैं आपको इजीली समझ में आना वोटर को, पब्लिक को बोल के मैं ये बात यूज कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम बोल के। अब ये लोग क्या कर रहे हैं बोले तो कांग्रेस वाले का सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम बोल के पकड़े तो पोलराइज कर सकते, वन साइड वोट हो सकता, जीत को आते बोल के उनका ख्वाब है। और बीजेपी वाला का क्या ख्वाब है बोले तो हम हिंदुत्व बोलेंगे, पब्लिक को डराएंगे, मुस्लिम ऐसे है, चुप बैठे तो आपको हाँ पाकिस्तान करेंगे, हाँ मैं छोटा मोदी हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ, पाकिस्तान नहीं बनाने देता हूँ। भाई हमारा कंट्री ये कितना बड़ा इकोनॉमिकली साउंड है, सोशली साउंड है, सेक्युलर है। हाँ, वैसा मुस्लिम लोग खराब रहते तो बोले तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हाँ कितना 75 साल हुआ, 75 साल में कितना करोड़ों मुस्लिम से कब तो झगड़े लड़ाई हुआ, क्या तो गलत काम किए कि हमारे को कंट्री से डिवाइड करने का कुछ नहीं। सिर्फ बीजेपी वाले का नारा है मुस्लिम लोग पाकिस्तान बनाते बोल के हिंदू लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं और हिंदुत्व पे बेस पे वोट लेना चाह रहे हैं। मैं एक हिंदू आदमी हूँ, मुझे हिंदू भी होना मुस्लिम भी होना, मुझे दोनों जने का वोट होना, मैं दोनों का एमएलए बनना चाहता हूँ। मैं एक जने का कभी भी नहीं बनना चाहता हूँ एमएलए, मैं बने तो दोनों जने का एमएलए बनूंगा, नहीं तो नहीं। हाँ, कौन एक जने का एमएलए बनाना चाह रहा है ना, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ना, उनके ऊपर मेरा धिक्कार है। वो लोग क्या करना चाह रहे बोले तो बीजेपी बने तो उधर माइनॉरिटी का काम नहीं होगा और माइनॉरिटी का एमएलए बने तो इधर हिंदू लोगों का काम नहीं होना, वैसे लोगों का माइंड में डाल रहे। हाँ, क्या बोल के ऐसा होता आप वन साइड वोट करो बोल के। भाई आप दोनों मुझे वोट डालिए, आप दोनों का काम करूंगा, आपको दोनों के बीच में रहूंगा, सिंपल है हल। हाँ, ना झगड़ा ना झूठी कुछ नहीं। ये भाई मुसलमान भाई है, मैं हिंदू हूँ बोले तो भी हमारा उनका दोस्ती कैसा है। हाँ, और इधर आप देखिए मैं गंज मोइनपुर में कितना मेरा फ्रेंड्स है, रमजान के दिन में 500 फोन किया मेरा फ्रेंड्स का ईद मुबारक बोलने के लिए। मेरा कौन सा भी फेस्टिवल है तो लोग मैसेज भेजते, फोन करते हैं, उतना मोहब्बत है हम लोगों का, सबका फ्रेंड्स का नॉर्थ में। हम सभी इधर ही बड़े से हुए सोए
पैदा होने के बाद पढ़े सो है। हमारा झगड़ा कभी भी नहीं हुआ है, नहीं होता है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। क्यों बोले तो आप इतने ही सोचिए, नॉर्थ में हम सुबह उठने से रात में सोने तक हिंदू मुस्लिम मिलना जरूरी है, मिलते जरूर, और एक के ऊपर एक कारोबार करना है। मेरे को कुछ होना पड़े तो मैं मुस्लिम के पास लेता हूँ, मुस्लिम आदमी के पास कुछ होना पड़े तो लेते। ये कभी भी गंगा जमुना का तस्लीम होते जा रहा, होते आए से होते रहेगा। चुप ये इलेक्शन आया बोल के ये लोग कम्युनल पोलराइज करना चाहते, बीजेपी और कांग्रेस। पब्लिक इससे अलर्ट होके, हाँ, आप दोनों को कौन सपोर्ट करेंगे, दोनों के बीच में रहेंगे ना, उनको सपोर्ट कीजिए। सर, जहाँ इलेक्शन की बात करेंगे, करीब इलेक्शन है, तैयारी भी बहुत सारे कैंडिडेट जो एमएलए कैंडिडेट है वो तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं इस तरीके से। तो जिस तरीके से बात जो है वो पार्टी फंड भी आता है, जिस तरीके से आपके शहर गुलबर्गा के लिए जेडीयू नई पार्टी है, इसका जो अखराजात हैं, आप इसके जो खर्च हैं, तो यह पार्टी की तरफ से है या अपने ओन की तरफ से ये अखराजात है? मैं प्रमाण करके बोलता हूँ कि मुझे पार्टी वाले 1 रुपए भी नहीं देते बोल के सीधा सीधा बोले सो है। मैं पूछा भी नहीं, उन्होंने इंटरव्यू लिए 2 घंटे, उसमें पूछा आपका एक्सपेक्टेशन क्या कुछ रहेगा फाइनेंशियली पार्टी से, बोले तो मैं नहीं बोल के बोला हूँ। और उन्होंने भी बाद में बीफॉर्म देने के बाद बोले आपको कुछ पार्टी फंड नहीं मिलेगा बोल के। मैं इस 10,000 रुपये उनको एप्लीकेशन फी बोल के दिया हूँ, वो 10,000 दिया हूँ बोल के, वो 10,000 का शॉल्स और फ्लैक्स देख के उसको बराबर करते बोल के उन्होंने बताया सो है। वो छोड़ के भी आप बोले इलेक्शन है, खर्चे रहते हैं सभी, बोले तो मुझे पब्लिक, आप पब्लिक है ना, सभी पब्लिक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, हाँ, ऐसा बोल के सभी पब्लिक पैसे दे रहे। अब तक करीब करीब 6 लाख रुपए जमा हुआ ऐसा है। हाँ, मैं इलेक्शन अकाउंट ओपन किया ना, करीब 6 लाख रुपए जमा हुए से पब्लिक पैसे दिए सो, और पब्लिक पैसे दे रहे ना, उसके ऊपर ही मैं इलेक्शन करने वाला हूँ। हमारा वेल विशर टीम है ना, वो सभी क्या बोले, आप जेब से 1 रुपए भी खर्चा किया ना, आपको लालच रहेगा आप रिश्वत लेने का और गलत तरीके से पैसे कमाने का। वो लालच नहीं रहना बोले तो आप घर से कुछ भी मत खर्चा करो, सिर्फ आप बाहर आके इलेक्शन लड़ो हमारा लिए। कौन तो एक लड़ना, हाँ, ये कम्युनल पॉलिटिक्स के सामने कौन तो लड़ना बोले तो एक एजुकेटेड लड़ना, आप लड़ो, हम सभी पीछे बोल के हमारे को ठहरा सो है। मैं ठहरे सो लड़ रहा हूँ, और पैसे सबका है, मेरा एक का नहीं है। मैं 1 रुपए भी खर्चा नहीं कर रहा हूँ, सबका पैसे लेके मैं कर रहा हूँ। वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ खर्चा, एक हमारा टीम वाले को अकाउंट मैनेजर बोल के एक हिसाब रखे से उन्हें खर्चा कर रहे, और हम सिर्फ कम अमाउंट से ज्यादा पब्लिसिटी करके इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन में क्यों लगेगा भाई पैसे, पब्लिक को जाके मिलके वोट मांगना रहता, थोड़ी हम वोट खरीद रहे, नहीं खरीद रहे। वोट खरीद रहे बोले तो कितने भी पैसे बस नहीं होता। सर, आखिरी में वही सब गुलबर्गा के नाज़रीन को, खास करके नॉर्थ की पब्लिक को, क्योंकि ये आने वाला इलेक्शन बहुत टफ इलेक्शन है, बहुत सारे कैंडिडेट भी है, जीतने वाला तो एक ही है, तो खास करके बहुत सारी पब्लिक कंफ्यूजन में है कि सब चाहने वाले हैं, तो खास करके नॉर्थ की पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन में? मैं नॉर्थ पब्लिक को इतना बताना चाहता हूँ, आपका कैंडिडेट कौन ठहरे ना, उसके बारे में पक्का जान लीजिए, जान के वोट कीजिए बोल के। मैं बताता हूँ, आप कुछ जानने का नहीं हो तो मैं बताता हूँ कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, उनका कैंडिडेट क्या है और दूसरे कैंडिडेट क्या है बोल के। कांग्रेस कैंडिडेट आप देखिए, खमरुल साहब के वाइफ है, उन्होंने कहाँ तक पढ़े, 2nd PUC पढ़े, उनका एफिडेविट देखिए, इलेक्शन का है ना, उसमें एफिडेविट में देखिए 2nd PUC केस हुए। उनका कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी एक को फ्री सीट दिए अब तक, कार्यकर्ता को दिए कांग्रेस, क्या तो डिस्काउंट दिए, कुछ नहीं। सिर्फ उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों है बोले तो लूटने के लिए है, पब्लिक मनी, आपका मनी, गुलबर्गा नॉर्थ स्पेशली वोटर है ना, आपका मनी लूटने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बट आप देखिए उन्होंने PUC है और आपका MLA बनना चाहते हैं। क्यों भाई, आपका घर में बच्चे को पढ़ाना है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, एक डिग्री पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा सेटल होना चाहते हैं आप बोल के सोचते हैं, बट आपका कैंडिडेट कैसा है बोल के आप भी जाना ना। ये कांग्रेस का एक फेस हुआ, मैं अभी एक फेस बताना चाहता हूँ बीजेपी का। बीजेपी का कैंडिडेट भी क्या पढ़े, हाँ, कहाँ रहते, हाँ, कितना पैसा है और क्या करना चाहते काम, वो भी सोचिए। उन्होंने करोड़ों रुपए, हाँ, 200-400 करोड़ का आदमी है, और उनका भी एजुकेशन 2016-17 में BA डिग्री हुए सो है। कब उनका एज 35-36 था, तब उनका BA डिग्री रेशमी कॉलेज से हुआ है।
रेशमी कॉलेज आप सबको गुलबर्गा के नॉर्थ और गुलबर्गा सिटी लोगों को पता है कि रेशमी कॉलेज बोले तो क्या बोल के उन्होंने 2016-17 में बीए डिग्री पास किए हुए बीजेपी कैंडिडेट 35-36 एज में। मेरा डिग्री इंजीनियरिंग 21 साल में हुआ है, सो 21 साल बोले तो डिफरेंस देखिए, 15 साल उन्होंने 35-36 साल में डिग्री की है, मैं 21 साल में किया हूँ। कौन बोले तो आप क्या है बोल के डिसाइड कर सकते हैं। और बीए का डिग्री है वो भी रेशमी कॉलेज में है, और उनका भी कई सारे इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, सब कुछ है। उन्होंने एक अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल के ओनर होते हुए उनका डिग्री रेशमी कॉलेज में होता 2016-17 में बोले तो आप सोचिए उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है बोल के। रही दूसरा बात, उनका भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से किसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता को फ्री सीट दिए क्या, डिस्काउंट में दिए क्या, हाँ, और एक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने का सोचे क्या बीजेपी कैंडिडेट नहीं तो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं। ये दोनों एक सिक कॉइन का दो फेस है, हेड टेल, क्या गिरे तो भी दोनों में एक गिरता बोल के उनका सोच है। हाँ, आप इतना सोचिए, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट दोनों कमर्शियल करके आपका पैसे लूट रहे, किसी को फ्री नहीं दे रहे, और वोटर को भी कुछ मदद करना, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना बोल के नहीं सोच रहे। उनका बिजनेस बना रहे, उन्होंने कमा रहे, आराम से मजे में है। और रही मेरे तक, मैं डबल डिग्री पढ़ा हूँ, बीई एमबीए, और टॉप कॉलेज में मैं एमबीए पास किया हूँ बेंगलुरु में, और आपका सेवा में हूँ, आपके बीच में हूँ। मेरा एज अभी 34 कंप्लीट होके 35 है, और मैं आपके बीच में रहना चाहता हूँ। ये कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन बताया मैं। हाँ, ये इसके ऊपर आप सोच सकते कि कौन कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है, कौन आपका सेवा कर सकता, कौन आपका सेवा नहीं कर सकता। और मैं आपका नॉलेजेबल आदमी, समझदार आदमी, होशियार आदमी, आपके बीच में रहने वाला रहे तो मुझे वोट दो, नहीं तो मेरे से अच्छा कौन रहता ना उनको वोट दो। मैं मेरे को दो बोल के नहीं बोलूंगा, मैं फिट हूँ, आपका दिल में रहूं, और मैं आपका काम करूंगा, आपका उम्मीद को मैं बरकरार रखता हूँ बोल के आपको भरोसा आए तो मुझे वोट दो बोल के मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।